नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से विकास की गाड़ी सरपट भागेगी और 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के चालू होने का इस क्षेत्र के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इसके चालू होने के बाद न सिर्फ लखनऊ में बल्कि गाजीपुर की यात्रा का समय कम हो जाएगा, बल्कि आपको ये भी बता दें कि इलाके की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल जाएगी। 22,500 करोड़ रुपए में ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड 36 महीने में बनकर तैयार किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है। इसका इस्तेमाल युद्ध काल में आपात स्थिति में किया जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि लड़ाकू विमान इस हवाई पट्टी पर आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है, इसलिए इसके उद्घाटन को योगी सरकार इतने बड़े मेगा शो में तब्दील करना चाहती है ताकि इसका संदेश यूपी के हर वोटर तक पहुंच जाए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बड़ी खासियत, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। आपको बता दें कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद लखनऊ से गाजीपुर की यात्रा का समय अब 10 घंटे की जगह सिर्फ 3.5 घंटे में पूरा कर सकेंगे। आपको ये भी बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड 36 महीने में तैयार किया गया है और रिकॉर्ड 36 महीने में तैयार किया गया है। आपको बता रहे हैं कि कुल 22,435 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इसको लेकर। इतना ही नहीं, 18 फ्लाईओवर और 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 लंबे पुल और 118 छोटे पुल हैं और कुल लंबाई इसकी 341 किलोमीटर बताई गई है। आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर जिस यात्रा में 10 घंटे लगते थे, अब वहीं गाजीपुर से लखनऊ की दूरी सिर्फ 3.5 घंटे की रह जाएगी। एक्सप्रेस में लखनऊ से गाजीपुर यात्रा मात्र 3.5 घंटे की रह जाएगी और रिकॉर्ड 36 महीने में तैयार किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बड़े आप बात आपको बता रहे हैं कि कुल 22,435 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए हैं। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे के किनारे व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए वाहनों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक स्पीड से चलाने की भी अनुमति दी जाएगी और एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा और एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ ही फेंसिंग भी की गई है और एक्सप्रेसवे पर लगातार पेट्रोलिंग भी की व्यवस्था की गई है। यहाँ बनने वाली पुलिस चौकियों के साथ ही हेलीपैड भी बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर 8 पेट्रोल पंप की योजना है और इसके साथ ही 4 जगहों पर सीएनजी स्टेशन बनाए जाने हैं और बैटरी चार्जिंग के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। किनारे पर 4.50 लाख पेड़ लगाए जा रहे हैं। हर 500 मीटर पर रेन वाटर और का इंतजाम भी किया गया है। आपको बता दें कि 11 जगहों पर टोल बूथ बनाए गए हैं। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर एक्सप्रेसवे की लागत कम करने के लिए गुणवत्ता से समझौता करने का आरोप लगाया है। यादव ने गाजीपुर जिला प्रशासन द्वारा एक्सप्रेसवे पर चलने की इजाजत नहीं दिए जाने पर मंगलवार को सपा द्वारा फूल चढ़ाकर सांकेतिक रूप से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष ने कहा है कि जिस गुणवत्ता के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उससे समझौता किया गया है, उसे गुणवत्ता के साथ ही नहीं बनाया गया। अभी बरसात हुई थी, उसमें इसकी गुणवत्ता की कलई खुल गई थी और पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी मिलावट की है। अगर आपने एक्सप्रेसवे पर अपनी रफ्तार बढ़ा दी तो हो सकता है कि आपको कमर दर्द और पेट दर्द हो जाए। और पूर्व मुख्यमंत्री गुणवत्तापूर्ण काम करने वाली कंपनियों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम छीने जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर वही कंपनियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाती तो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ज्यादा अच्छा बनता। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने साधा निशाना और इसके साथ ही उन्होंने कहा, लेकिन पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने कौन सी गुणवत्ता लाने का काम किया है। शायद प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि केवल सस्ता बनाने की ही कोशिश में गुणवत्ता की समझौता कर लिया गया है। यादव ने यह भी कहा कि आरोप उन्होंने साफ लगा दिया है कि प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में श्रेय लेने के लिए बीजेपी आधी अधूरी तैयारियों के साथ ही एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रही है। और इतना ही नहीं, गौरतलब ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को
22,500 करोड़ रुपए की लागत से बने करीब 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सुल्तानपुर में लोकार्पण करेंगे। वाराणसी में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां कहा कि जनजातीय समाज भारत की संपदा का रक्षक करता है और उन्होंने ये भी कहा कि उसने देश के अनमोल रत्नों की रक्षा को निरंतर कार्य किया है। गिरजा देवी संस्कृत संकुल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में ही जनजातीय गौरव दिवस भव्य और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसके साथ ही योगी ने कहा कि महानता का कारण व्यक्ति का कार्य होता है और 25 साल की आयु में स्वाधीनता जनजाति के उत्थान के लिए ही उन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया। अंग्रेजों की कुटिलता को ही शिकार हुए और ये बलिदान त्याग भारत की स्वाधीनता का मंत्र बन गया है। देखते ही देखते फिर 47 साल से कम अवधि में भारत को स्वाधीनता हासिल हुई और स्वाधीनता का तात्पर्य है कि हम अपने अनुसार नीतियां बनाकर समाज के सम्मान कार्यक्रमों को बढ़ाएं। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जनजाति उत्थान के कार्य कर रही है और वन्य गांव को राजस्व गांव की मान्यता दी जा रही है। सरकार जनजातियों के लोगों को जमीन पट्टा, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और रोजगार से जोड़ने का भी काम कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं पावन जयंती के आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मात्र 25 वर्ष की आयु में ही भारत की स्वाधीनता के लिए, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। यानी 1875 में जन्म होता है और सन 1900 में मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों की कुटिलता का भी शिकार हो जाते हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया भारत की स्वाधीनता के लिए। लेकिन उनका एक बलिदान, उनका एक त्याग भारत की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया और देखते ही देखते देश को आजाद होने में 47 वर्ष से भी कम समय की अवधि में भारत स्वाधीन हो गया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को। अयोध्या के गोसाईगंज में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपना दल का क्या महत्व है, आज सभी को समझ में आ रहा है। सभी पार्टी के बंटवारे पर बीजेपी से चर्चा नहीं हुई है और चर्चा के बाद सीटों का बंटवारा होगा और उसके बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटे के तहत 27% पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं हुआ था। कई सालों से छात्र मांग कर रहे थे। इस मुद्दे को अपना दल ने मजबूती से उठाया और इस मुद्दे का समाधान भी निकाला। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल अभी भी संघर्ष कर रहा है कि पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बने। उम्मीद है कि संघर्ष के परिणाम सुखद होंगे। अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि अपना दल का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच बना रहता है। हम किसी पद पर रहें या ना रहें, जनता के बीच बने रहते हैं। अपना दल का एक लंबा संघर्ष रहा है और कई सालों से हमने कोई चुनाव नहीं जीता, लेकिन इतने लंबे सालों तक अपना दल निरंतर जनता के बीच बना रहा और जनता का प्रेम हमेशा मिलता रहा है। अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अपना दल का महत्व आज किसी को समझ में नहीं आ रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि संगठन के विस्तार और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से हर सीट को तैयार करने में जुटे हुए हैं। चुनावी सभाएं भी हो रही हैं और सीट के बंटवारे के लिए प्रत्याशियों का चयन भी होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपना दल एनडीए का घटक दल है
और वहीं गोसाईगंज पहुंची अनुप्रिया पटेल ने खेल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया और जनसभा में भारी भीड़ देखकर अनुप्रिया पटेल गदगद दिखाई दी। और ये आयोजन अपना दल एस के नेता प्रमोद सिंह ने करवाया था। वातावरण में जहां सर्दी बढ़ती जा रही है तो वहीं राजनीतिक तापमान भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। सर्दियों के कार्यक्रम में आपको बता दें कि शादियों के कार्यक्रम में ही शुरू हो चुके हैं और इस चुनावी लगन के माहौल में ही राजनीति भारी पड़ती नजर आ रही है। शादी विवाह के कार्यक्रम में भी राजनीति सर चढ़कर बोल रही है और ये राजनीति का नशा प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा के अमरगढ़ इलाके के रामपुर बहरिया गांव के अरविंद सरोज पप्पू पर दिखाई दिया है। पप्पू क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। अरविंद सरोज के बेटे अभिषेक सरोज की शादी आगामी 20 नवंबर को है और इस शादी का कार्ड इस समय जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है। इसका कारण ये भी है कि सपा के झंडे के रंग के कार्ड का गणेश जी की फोटो के साथ सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ उनके चुनाव निशान की तस्वीर लगाई गई है। दूसरे और तीसरे पेज पर वैवाहिक जानकारी दी गई है। तो वही सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिरी पेज जिस पर सबसे ऊपर एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की फोटो लगाई गई है। अखिलेश यादव की तस्वीर के नीचे 5 लाख के इनामी सभापति यादव की भी तस्वीर लगाई गई है। सभापति के बगल में ही जिला पंचायत सदस्य विजय यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाल बहादुर सरोज और बीडीसी आदित्य सरोज की भी तस्वीर लगाई गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसमें कई और लोगों की भी तस्वीर लगी हुई है, जिसे यूनिवर्सिटी कामा स्टेडियम, डायल 100 और लॉयन सफारी, आगरा एक्सप्रेसवे और लखनऊ बस स्टॉप मेट्रो, 18 लाख लैपटॉप, जेपी एनआरडी आदि चित्र का उनका उद्देश्य जो है वो इसमें दिखाता है। आपको बता दें कि ये शादी कार्ड पूरी तरह से चुनावी पोस्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मकसद साफ है कि निमंत्रण के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है सपा। शिवा वक्फ बोर्ड में 15 साल से काबिज वसीम रिजवी का भी आखिरकार खत्म हो गया और बोर्ड में चुनाव में अली जेदी को नया चेयरमैन बना दिया गया है। आपको बता दें कि सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद और मोहसिन रजा के नजदीकी जेदी प्रदेश सरकार की तरफ से ही बोर्ड में नामित सदस्य थे और चेयरमैन बनते ही जेदी ने बोर्ड से भ्रष्टाचार मिटाने, वक्फ माफिया और लैंड माफिया से बोर्ड की जमीनें छुड़ाने और बोर्ड को जमीनों आमदनी के लाभ लोगों तक पहुंचाने का वादा किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश सिया सेंटर वक्फ बोर्ड लंबे समय से घोटालों और अनियमितताओं और विवादों को लेकर चर्चा में बना रहा है और पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर भी बोर्ड की संपत्ति अवैध रूप से बेचने का भी आरोप है और जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। बता दें आपको कि इसको लेकर हालांकि बोर्ड चुनाव 1.5 साल से नहीं हुआ था और लगातार इसकी मांग भी उठ रही थी और आज हुए बोर्ड के चुनाव में अली जेदी को निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि चुनाव 8 सदस्य में होना था, जिसमें से वसीम रिजवी और सैयद फैजी के चुनाव का बहिष्कार किया गया। बाकी के 6 सदस्यों ने जेदी को वोट देकर उनको जिता दिया है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, वसीम के लिए चेयरमैन पद पर बने रहना बड़ा आसान था, लेकिन बीजेपी सरकार के आते ही उनकी मुश्किलें शुरू हो गई और हालांकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का करीबी माना जाता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में कुरान और फिंगर हजरत मोहम्मद पर भी कई विवादित टिप्पणियों की वजह से ही मुस्लिम समाज उनसे खासा नाराज आया था। और इतना ही नहीं, यही वजह थी कि वसीम रिजवी का कोई समर्थन नहीं था और वो अलग अलग पड़ गए थे और उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने जिन्ना की पढ़ाई करते हुए कहा कि देश की आजादी में उनका बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मेरी हत्या करा सकते हैं। दरअसल वाराणसी में भी भागीदारी संकल्प मोर्चा के सहयोगी दल
भागीदारी पार्टी पी की तरफ से आयोजित महापंचायत में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन्ना की बड़ाई करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि राजभर ने कहा कि देश की आजादी में जिन्ना का बड़ा योगदान है और राजभर की बात पर फिर से प्रश्न पूछने पर तिलमिलाते हुए और बेहद गुस्से में अंदाज में ही राजभर ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी वालों ने ही देश का बंटवारा करवाया है और बीजेपी में सब अनपढ़ जाहिल ही गवार है। राजभर ने मंच से भाषण में बीजेपी पर अपनी हत्या कराने का भी बड़ा आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि राजभर ने मंच से बेहद विवादित बयान देते हुए कहा कि वाराणसी में सुबह सपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जिन्ना पर खुलकर अपना समर्थन करते हुए कहा कि कहीं कुछ नहीं है और केवल बीजेपी वालों का दर्द है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या जिन्ना का नाम लेना जायज है, तब उन्होंने कहा कि इस पर ओम प्रकाश राजभर ने सीधे सीधे कहा कि देश की आजादी में जिन्ना का बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक को जब फांसी की सजा हुई थी तो उनके खिलाफ मुकदमा किसने लड़ा था? जिन्ना ने लड़ा था। और राजभर ने आगे कहा कि देश के बंटवारे की बात होती है, आप प्रधानमंत्री बना दिए होते तो देश का बंटवारा ही कहां से होता। जिन्ना ने देश का बंटवारा करवाया। और ये पूछते हुए ओम प्रकाश राजभर ने बेहद गुस्से अंदाज में कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने देश का बंटवारा करवाया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि आप पढ़े लिखे लोगों बताओ माफी कौन मांगा, और बीजेपी जिसकी विंग है आरएसएस के लोगों की माफी मांगा है। हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी कर रही है और इनको केवल यही दिख रहा है कि मुस्लिम को भड़काओ तो हिंदू इकट्ठा होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह हमको बार बार संदेश मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी केस में फंसाकर ये हमारी अफीम, चरस, गांजा गाड़ी रोक करके रख करके चलान कर सकती है, ये हमारी हत्या करा सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसकी सत्ता देश और प्रदेश की, पहले तो 22 में प्रदेश की जाएगी, ये तय हो गया है कि जाएगी। अब 24 के लिए भी ये परेशान है कि 22 गया तो 24 खत्म। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स थूक लगाकर रोटी को तंदूर में सेकते हुए नजर आ रहा है। वीडियो के वायरल होने के हिंदू संगठन के पदाधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया पर इस शख्स का वीडियो सोमवार को वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको बता दें कि एक व्यक्ति एक होटल में रोटी बनाते समय आटे पर थूक लगा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए हमें गाजियाबाद के लोनी इलाके में स्थित एक होटल में ये वीडियो बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि आरोपी व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया और राजनीश उपाध्यक्ष सीओ लोनी थूक लगाकर रोटी बनाने वाले इस वीडियो को लेकर सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और वीडियो वायरल होने की जानकारी हिंदू रक्षा दल और बजरंग दल के पदाधिकारियों को मिली। इसके बाद वो मौके पर पहुंचे और जहां होटल पर वृद्ध संचालक उसी तरह से तंदूर पर रोटी बनाता हुआ मिला। सोशल मीडिया पर होल्ट संचालक खुद थूक पर रोटी बनाते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी फिर पुलिस को दी गई है और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल संचालक को गिरफ्तार किया और मामले की छानबीन में जुट गई है। इस आरोपित व्यक्ति का होटल राकेश मार्ग स्थित होटल का बताया जा रहा है। लखनऊ के इलाके में 10 महीने की दूधमुही और 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वारदात के बाद बच्ची की हालत काफी ज्यादा खराब बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सूचना मिलने पर सक्रिय हुई है पुलिस और दोनों की वारदात जो है वो आरोपित की दबोच लिया गया है। और प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार यादव के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि पटना का रहने वाला परिवार इलाके के अबरगंज में ही किराए पर रहा करता था। वो चूड़ी का कारोबार किया करता था और वहीं रविवार रात को ही परिवार की 10 महीने की बच्ची की मां खाना बना रही थी। इसी बीच बच्ची के रोने की आवाज आई। परिजनों का आरोप है कि बच्ची का रोना सुनकर पड़ोस में रहने वाले सनी कुमार वहां पर पहुंच गया और बच्ची को चुप कराने के बहाने ही उसे गोद में लिया। इसके बाद पास में
पड़े बिस्तर पर ही लिटाकर सुलाने लगा। इसी दौरान उसके साथ गलत हरकत की गई और जिस पर बच्ची नहीं चुप हुई तो उसे चिल्लाते हुए घर के बाहर लेकर गया, लेकिन फिर भी नहीं चुप हुई। इस पर मां बाहर निकली और बच्ची को अपने गोद में लिया। उसने मासूम के साथ, बता दें आपको कि मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है और इस पर सनी से पूछताछ की तो वो टाल मटोल करने लगा। मौका देखकर ही वहां से भागने लगे। मासूम की मां ने शोर मचाया तो उसे स्थानीय लोगों ने दबोच लिया। उसकी जमकर पिटाई की गई। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। बच्ची की हालत गंभीर देखकर पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आर्य न्यूज के साथ।